Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class, we will discuss few problems based on application of trigonometry. लास्ट क्लास में अपन ने देखा था हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और उसके कंसेप्ट। दो इंपॉर्टेंट बातें अपन ने देखी थी वहाँ पे, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात अपन ने देखी थी। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट का, और अपन बोलेंगे कि यहाँ से अपन ने ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी दिस एंगल। ठीक है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर किया जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो from ground level the angle of elevation of top of the tower is 30 degree. On moving 20 meter the angle of elevation is 45 degree. Find the height of tower. तो देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, from the ground level the angle of elevation is 30 degree. ये पहले कितना दिया हुआ अपने को 30 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो क्या है 30 डिग्री। अपन ने बोला कि 20 मीटर्स ऑन मूविंग 20 मीटर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। अब 20 मीटर्स इधर चलें कि इधर चलें, ये बताओ आप किधर चलना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज किया है, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज कब होगा, व्हेन वी गो नियर टू द पोल। जब पास में जाएंगे तभी ये एंगल इंक्रीज होगा, बोलो। तो इधर नहीं जाना है अपने को। ये यदि डाउट आ रहा है कि इधर भी तो जा सकते थे अपन, तो अपन ने बोला कि इधर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल अपने को इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। तो ये एंगल कितना हुआ बच्चों 45 डिग्री। पास में जाएंगे तो ये एंगल बढ़ेगा ना, देखो लास्ट में जितना नज़दीक जाएंगे यहाँ तो 90 डिग्री को अप्रोच करेगा ये। क्लियर है पॉइंट? तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे, ये दिया हुआ अपने को 20 मीटर। ऑन मूविंग 20 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, ये अपने को दिया हुआ है। देन हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट को अपन मान लेते हैं h, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं बच्चों x। ठीक है, तो सबसे पहली बात tan 45 डिग्री इस एंगल में, इस ट्राइंगल में यदि बात करें तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x। सही बात। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं tan 45 डिग्री होता है 1, तो h अपॉन x इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू x, h इक्वल टू x आ गया। अब इस x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, h, ये अपन निकाल चुके हैं, h इज इक्वल टू x। दूसरा एक और इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ऐसे ही एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा tan 30 का। तो अपन ने बोला कि tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 20 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो h अपने पास नहीं पता, x भी नहीं पता, बट h इज इक्वल टू x निकाल चुके हैं। तो x की जगह अपन क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan 30 को अपन ने लिख दिया 1/√3। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाली जा सकती है, बोलो। तो h प्लस 20 इज इक्वल टू h√3, √3 उधर गया, h को एक साथ कर लेते हैं। 20 इज इक्वल टू, इस h को इधर ले गए, h इंटू √3 माइनस 1 है ना, √3h माइनस h विच इज h इंटू √3 माइनस 1। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई, ये प्रोडक्ट में इधर डिवाइड में आ जाएगा 20 अपॉन √3 माइनस 1। दिस इज वैल्यू ऑफ h। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल लेंथ आर on the opposite side of a road. Two poles of equal length, equal height, ठीक है, are standing on the opposite side of road. ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, हाइट इक्वल है. फ्रॉम ए पॉइंट
in between these two poles. This road is, let's say, 80 meter wide. ठीक है, this road is 80 meter wide. From a point, क्वेश्चन क्या है, from a point in between them, angle of elevation of two poles या top of pole are 60 degree and 30 degrees respectively. Find position of that point with respect to pole 1, with respect to pole 1, and also find distance between them, also find height of pole. ठीक है, ये अपने पास प्रॉब्लम है. एक बार अप्रोच करो, कैसे करेंगे, इक्वेशंस बनाओ. बहुत आसान होता है इसका क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल होता है. आप जैसे डायग्राम बनाओगे, 2 tan थीटा लिखना है, दोनों tan थीटा से 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगी चीज़ें. बोलो क्या बोल रहा है ये, इक्वल हाइट के 2 पोल है, किसी एक पॉइंट से एक का एंगल 60 डिग्री और एक का एंगल 30 डिग्री है. तो ये मान लेते हैं अपने पास ये 60 डिग्री है. इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं क्योंकि पोल 1 से ही मुझे डिस्टेंस चाहिए, और इस डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूँ. y नहीं मानूंगा मैं, 100 माइनस x मान लूँगा. अच्छा 80 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, 80 माइनस x. अब इस हाइट को अपन ने h माना, इसको h माना, ये अपने पास है 30 डिग्री. अब देखो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं h अपॉन 80 माइनस एक्स. बोलो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसका परपेंडिकुलर हाइट और ये इसका हो गया बेस. ऐसे ही देखो इस ट्राइंगल में ये क्या दिया हुआ अपने को, एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो दिया हुआ है. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पोल्स आर 60 एंड 30. तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60, एक का है 30. ठीक है, सो tan 30 इज इक्वल टू दिस. ऐसे ही tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, h अपॉन x. अब ध्यान से देखो ये क्या है, 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स. ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास tan ऑफ 30 डिग्री अपॉन tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, h से h कैंसिल, डिवाइड किया तो ये आ जाएगा अपने पास x अपॉन 80 माइनस एक्स. सही बात है ना, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2. ठीक, तो tan 30 डिग्री कितना, tan 30 डिग्री अपने पास है 1/√3. tan 60 कितना, √3 इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, x अपॉन 80 माइनस एक्स. सही बात. यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x. 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x. तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20. मतलब ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बच्चों, ये 20 मीटर होगी. तो पोल 1 पे 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. बट यहाँ पे अपन को जनरल कंडीशन नहीं दी हुई, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पोल्स आर 60 एंड 30. कौन से पोल पे 60 है, कौन से पोल पे 30 है, ये अपन ने अपने से ही माना है. तो ये कंडीशन भी हो सकती थी, और अपन दूसरा केस भी बनाएंगे अभी, वो भी हो सकता था. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया. तो क्या यहाँ से अपन हाइट भी निकाल सकते हैं, बोलो. तो यहाँ से देखो कोई एक इक्वेशन में रख दो,
तो इस इक्वेशन में tan 60 वाले में रख देते हैं अपन। tan 60 कितना होता है बच्चों, √3। तो इस इक्वेशन में उठा के रख दी वैल्यू, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपने पास होगा √3 इज इक्वल टू अपने पास h/x, x की वैल्यू आ गई 20, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x √3 मतलब 20√3, ये आ गया अपने पास h। अब इसमें देखो अपन ने एक केस लिया नहीं है, यहाँ पे अपन ने अपनी मर्जी से इस पोल पे, पोल 1 से अपने को बताना था, पोल 1 पे मर्जी से 60 डिग्री ले लिया। ऐसा भी केस हो सकता था कि पोल 1 पे 30 होता है ना, और पोल 2 पे 60 होता, तो पोजीशन जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 20 मीटर आ रहा है, तो अब ये डिस्टेंस कितनी आएगी, कुछ बदल थोड़ी रहा है, हाइट वही है, ये 20 आ जाएगी, ये 60 आ जाएगी, यहाँ पे ये 20 है, ये 60 है। तो यहाँ पे दो ऐसी पॉइंट एग्जिस्ट करेगी कि इस पे 30 हो, इस पे 60, इस पे ये 60, इस पे 30, एक ये और एक यहाँ पे कहीं पे पोजीशन होगी जिस पे ये अपने पास 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, यहाँ से 20 मीटर डिस्टेंस पे और यहाँ से भी 20 मीटर डिस्टेंस पे। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि अपने को यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कौन से पोल पे 60 है और कौन से पोल पे 30 है, पोल 1 पे है या पोल 2 पे है। तो अपन ने एक जनरल वे में इसको सॉल्व किया है। यहाँ से पोल 1 से 20 मीटर पे भी ये सिचुएशन बन रही है। यदि पोल 1 पे 60 डिग्री एंगल बनता, पोल 2 पे 60 डिग्री एंगल बन रहा होगा, तो वहाँ पे भी ये पोजीशन अपने पास आती। ठीक है, समझ में आ रही बात। हाइट वही रहेगी, हाइट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई टावर मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री विद द बॉटम ऑफ द पोल। तो बोल रहा है कि कोई टॉप ऑफ द टावर है, यहाँ पे कोई पोल है ऐसा कुछ, इसके बॉटम पे कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल से यहाँ से बैठ के अपन ने यदि ऑब्जर्व किया इसको, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये एंगल तो और ये एंगल तो क्या होते हैं, इक्वल। सिमिलरली देखो, टॉप ऑफ द पोल पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री है अपने पास, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि ये 30 है। ये अपने को स्टोरी दी हुई है। हाइट ऑफ द टावर इज 25 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट अपने को निकालनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने बोला कि ये फुल हाइट 25 मीटर है, इसको मैंने x माना, तो ये कितनी होगी, ये होगी 25 माइनस x। ठीक, इसकी डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस d है, इस बॉटम की इससे डिस्टेंस मान लेते हैं d है। तो अपन यहाँ से क्या क्या बातें बोल सकते हैं, पहले इस ट्राइंगल को उठाएं। इस ट्राइंगल में tan of 45 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, 25 अपॉन d। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, कितनी डिस्टेंस पे है ये अपने को पता लग गया कि पहले तो पोल कितनी डिस्टेंस पे है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, 25 अपॉन d इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से d इज इक्वल टू आ गया बच्चों 25 मीटर। तो ये d लेंथ आ गई। ठीक, ये लेंथ आ गई, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल ही होगी। अब इस ट्राइंगल की यदि अपन बात करें, इस ट्राइंगल की यदि बात करें, तो इस ट्राइंगल में अपने को एक एंगल पता है, ये डिस्टेंस पता है अपने को d। तो क्या अपन इसकी ये x निकाल सकते हैं या ये लेंथ तो निकाल सकते हैं अपन। 25 माइनस x इज इक्वल टू, तो यहां से अपन इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन डी। tan 30 डिग्री होता है 1/√3
25 माइनस एक्स अपॉन डी, डी अपने पास है 25, समझ में आ रही बात। तो यहाँ से 25 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 25 बाई रूट 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। सही बात, सही है। x आ गया, अपने को x ही चाहिए था, तो ये क्या आ गई अपने पास हाइट ऑफ द पोल। क्लियर है पॉइंट। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रॉब्लम और करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो अपने पास, इसको एक बार रीड करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ए 1.6 मीटर टॉल गन स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, दिस इज 3.2, दिस इज 1.6। तो अपने पास क्या बोल रहा है 3.2 मीटर फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, ये मान लेते हैं लैम्प पोस्ट है ना, यहाँ से 3.2 मीटर डिस्टेंस पे वन गर्ल इज स्टैंडिंग एट ए 3.2 मीटर डिस्टेंस, दिस इज 3.2 मीटर, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एंड कास्ट ए शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड, ओके। तो गर्ल इज स्टैंडिंग हियर, हर हाइट इज 1.6 मीटर, ओके, this is 1.6 मीटर, this height is 1.6 मीटर। कास्ट ए शैडो, यहाँ पे कोई मान लो ये लैम्प पोस्ट है, मतलब ये बल्ब है कुछ, तो यहाँ से कोई रेज आएगी इस तरीके से, शैडो बनेगा तो इधर ही बनेगा, बोलो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि इधर बनेगा शैडो, इधर नहीं बनेगा ना। लैम्प पोस्ट इधर है तो लैम्प पोस्ट के ऑपोजिट इधर अपने को इस गर्ल के इस साइड में इसकी शैडो बनने वाली है। ये बोल रहा है कि शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड, तो ये लेंथ अपने को दे दी कितना, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। इसका जो हाइट है उसको उसकी हाइट से मैच करती हुई एक रे आएगी, वो बाकी सब रेज को तो ये ब्लॉक कर लेगी, ठीक है। सो दिस इज शैडो, ये लेंथ जो है ना, ये शैडो लेंथ, ये अपने पास इसकी शैडो है, ओके। अब अपने को क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसकी हाइट दी हुई है, मतलब ये अपन ने इसको एक कंस्ट्रक्शन बना लिया, ये ज्वाइन कर लिया, इस लेंथ को मैं मान लेता हूँ x है, तो ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, ये लेंथ मेरे पास हो जाएगी, अपने को हाइट तो पता ही नहीं है तो इसको मैं y मान लेता हूँ फिर उस केस में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो एंगल यदि थीटा हुआ तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा ही होगा। दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है। तो सबसे पहली इक्वेशन अपने पास बनती है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y बाई दिस लेंथ इज व्हाट, tan थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस क्या है 3.2, ठीक। फिर अपन ने क्या बोला, tan थीटा इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं x अपॉन 4.8, बात समझ में आ रही है, x अपॉन 4.8। ये लेंथ अपने पास x, अच्छा x मेरे को पता है 1.6, ओके, क्योंकि ये लेंथ अपने पास 1.6, तो x मेरे को पता है कितनी 1.6, ठीक बात। तो x मेरे पास कितना होगा 1.6, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6। इस वाले ट्राइंगल की यदि बात करें तो इसमें tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा इसका परपेंडिकुलर, अपन पूरे ट्राइंगल की नहीं बात कर रहे हैं, इस छोटू ट्राइंगल की अपन बात कर रहे हैं। इसमें ये लेंथ कितनी होगी 1.6 और ये लेंथ कितनी है 4.8, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 4.8,
सो tan थीटा इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2. कैन वी कैलकुलेट y फ्रॉम हियर? tan थीटा इज इक्वल टू 1/3. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से पुट tan थीटा हियर, 1/3 इज इक्वल टू y अपॉन 3.2. सो y इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 3.2/3. ठीक, समझ में आ रही है क्या? ये y आ गया. हाइट ऑफ द पोल क्या होगा? h विल बी द हाइट फुल. तो h इज इक्वल टू होगा अपने पास y प्लस 1.6. y इक्वल टू है मेरे पास 3.2/3 प्लस 1.6. दिस इज हाइट. क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, ये तो था यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी. अच्छा, एक बात अपन बोल सकते हैं, इसको मैं पॉइंट को नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ A B C. ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने A B C, इसको नाम दे दिया मैंने D, इसको नाम दे दिया E. ठीक है, सही है. तो ABC ट्राइंगल, इसको F नाम दे देता हूँ. CFE ट्राइंगल क्या सिमिलर होंगे? मैं इसमें बात कर रहा हूँ किसका? ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू. अपने पास दो चीज़ें हैं, देखो दो तरीके से सिमिलर से भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं. इस पूरे ट्राइंगल को, इस छोटू ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल से अपन सिमिलर रख सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें बन जाएगी. ठीक है, या फिर अपन इस स्मॉल ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से भी सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल सेम है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तीनों एंगल सेम है इसके, तो ये ट्राइंगल दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर. तो अपन इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प से कर रहे हैं. ठीक है, तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल A के कोरस्पॉन्डिंग C, B के कोरस्पॉन्डिंग F एंड C के कोरस्पॉन्डिंग E है अपने पास. तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि CB अपॉन AB, क्या बोल सकते हैं? BC अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अपने पास AB अपॉन CF. यहाँ से भी देख लो AB अपॉन CF. अब देखो क्या क्या नोन है अपने को. BC नोन है 1.6, EF इज अननोन, EF को मैंने y माना हुआ है. AB इज नोन टू अस 4.8 एंड CF इज नोन टू अस 3.2. क्या अपना यहाँ से y का वैल्यू निकल आया? देखो 3.2 अपॉन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? 3.2 इंटू 1.6 अपॉन 4.8. हैंस y इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2/2. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, y इक्वल टू एस. तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा अपने पास 1/3, तो 3.2/3. यहाँ से भी y की वैल्यू वही आने वाली है सेम. और अपने पास हाइट क्या हो जाएगी? हाइट विल बी व्हाट? दिस y प्लस 1.6. टोटल हाइट आ जाएगी 3.2/3 प्लस 1.6. तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल भी क्या है? सिमिलर ट्राइंगल भी अपन जो ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ रहे हैं वो सिमिलर पे ही तो है, कि दो सिमिलर ट्राइंगल यदि उनके एंगल्स यदि सेम है तो अपन उन दोनों को क्या कर सकते हैं? उनके एंगल्स यदि सेम है तो उनके साइड्स के रेशियो सेम होंगे. तो ट्रिग्नोमेट्री में पूरे जो रेशियोज है वो क्या है? साइड्स के रेशियो ही तो है. तो सारे क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री से कर रहे हो वो सिमिलर ट्राइंगल से भी अपन कर सकते हैं. ठीक है, सो आई थिंक जो भी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक पढ़ा है पूरा समझ में आया होगा. सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.